सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो ऑन दिस चैनल। और यार ये वीडियो है कंटिन्यूशन ऑफ पिछला पार्ट जिसमें हमने यूआरएल शॉर्टनर का सिस्टम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर दिया था और एपीआई डिज़ाइन तक हमने पूरा काम कर लिया था। तो अब की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेटाबेस डिज़ाइन से। और अगर तुम लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है ना तो उसको देख लेना, अदरवाइज़ तुम्हें चीज़ें समझ नहीं आएंगी या बहुत ही कम समझ आएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं सीधा इस वीडियो को। तो इस वीडियो का मुद्दा है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कैसा डेटाबेस बनाना है, मतलब तो हमें देखना होगा डेटाबेस डिज़ाइनिंग कैसे करी जाएगी। मैंने कहा यार डेटाबेस डिज़ाइनिंग करने से पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि डेटाबेस होते कितने टाइप के हैं। लाइक डिज़ाइन करने हैं तो अगर एक टाइप का ही होगा तो फिर तो क्या ही मतलब बनता है, ठीक है, फिर तो हम उसे ही चूज़ करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ डेटाबेस, और वी कैन से दो तरीके के डेटाबेस, ठीक है। सो डेटाबेस होते हैं, एक होता है नो सीक्वल और एक होता है एसक्यूएल और सीक्वल, ठीक है। तुम्हारी मर्जी है, इसे सीक्वल कहना है सीक्वल कहो, एसक्यूएल कहना है, बहुत लोग एसक्यूएल कहते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये दो टाइप के डेटाबेस हमारे पास होते हैं। और जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमें डिसाइड करना होता है कि हम किस डेटाबेस का इस्तेमाल करने वाले हैं हमारे सॉफ्टवेयर में। मैंने कहा तो ये कैसे डिसाइड होता है यार। मैंने कहा ये डिसाइड होता है ना तीन क्वेश्चंस की मदद से। मैंने कहा अगर तुम ये तीन क्वेश्चंस खुद से पूछोगे या फिर सामने वाले से पूछोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें क्या इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मैंने कहा क्या होते हैं वो। मैंने कहा जो पहला क्वेश्चन होता है ना, वो कहता है कि यार इज़ द डेटा स्ट्रक्चर्ड और नॉट, इज़ द डेटा स्ट्रक्चर्ड और नॉट। मैंने कहा यार स्ट्रक्चर्ड और नॉट से क्या मतलब है यार, स्ट्रक्चर्ड समझ नहीं आया। मैंने कहा बता दो एक बार। मैंने कहा देखो स्ट्रक्चर्ड का मतलब है कि हमारा जो डेटा है ना, जो भी हम यूज़ करने वाले हैं वो फिक्स्ड है, ठीक है। मैंने कहा फिक्स्ड है से क्या मतलब है। मैंने कहा यार वो ऐसा नहीं है कि बाद में चेंज हो जाएगा। मैंने कहा जैसे मान लो तुमने लॉगिन की चीज़ें सेटअप करी, ठीक है, लॉगिन या साइनअप तुम सेटअप करने जा रहे हो, तो मैंने कहा उसके लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए होता है। मैंने कहा यार उसके लिए हमारे पास यूज़र नेम होना चाहिए एक। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा या तो ईमेल होनी चाहिए। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा और क्या होता है। मैंने कहा एक और चीज़ होती है। मैंने कहा पासवर्ड। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा यही तीन चीज़ें होती हैं। मैंने कहा हाँ अगर ये तीन चीज़ें, मैंने कहा इससे ज़्यादा की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है ना हमें लॉगिन करने में या साइन अप करने में। मैंने कहा नहीं पड़ती है यार। मैंने कहा तो ये स्ट्रक्चर्ड है। मैंने कहा हमें पता है कि हमें तीन ही चीज़ें चाहिए, ठीक है। मतलब ऑन द को चीज़ें चेंज नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्ड है, एक तरीके से स्ट्रक्चर है हमारे पास कि हाँ भाई हमें एक यूज़र नेम चाहिए, हमें एक ईमेल चाहिए, हमें एक पासवर्ड चाहिए। मैंने कहा अगर इस तरीके से हमें चीज़ें पता है ना कि हमें क्या क्या चाहिए तो वो स्ट्रक्चर्ड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा तो नॉन स्ट्रक्चर्ड के अंदर क्या आएगा। मैंने कहा जिसमें हमारा स्कीमा विद टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। मैंने कहा ये तो भाई तूने कुछ गलत किया। मैंने कहा अभी अगर मैं तुम्हें बताऊंगा ना तो तुम्हें समझ नहीं आएगा ढंग से। तो मैंने कहा ठीक है अभी के लिए इतना समझ लो कि तुम खुद से पूछोगे, अगर तुमने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उनका एक फिक्स्ड आंसर आ रहा है, ठीक है, तो हम वहाँ पे सीक्वल यूज़ करने वाले हैं। मैंने कहा सिर्फ इतनी सी बात पे तू सीक्वल यूज़ करवा देगा। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा दोनों चीज़ें हैं। मैंने कहा तो क्यों, क्योंकि मैंने कहा दो क्वेश्चन अभी और बचे हैं। मैंने कहा अगर उन्हें हम लोग समझ जाएंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या यूज़ करना है क्या नहीं यूज़ करना है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है तो जल्दी बताओ दूसरा क्वेश्चन। मैंने कहा दूसरा क्वेश्चन कहता है कि क्या हमें कॉम्प्लेक्स क्वेरी चाहिए, डू वी नीड कॉम्प्लेक्स क्वेरी। मैंने कहा भाई अब तूने फिर से क्रेजी चीज़ बोल दी है कि भाई डू वी नीड कॉम्प्लेक्स क्वेरी, हमें तो पता ही नहीं है कॉम्प्लेक्स क्वेरी होती क्या है। तो मैंने कहा यार कॉम्प्लेक्स क्वेरी से मेरा कहने का मतलब है, अगर तुमने डेटा डीबीएमएस पढ़ी है, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर तुमने पढ़ा है तो उसमें जो भी जॉइन वाले ऑपरेशन होते हैं, जॉइन या यूनियन। मैंने कहा यार थोड़ा धीरे करके थोड़ा आराम से बता। मैंने कहा ऐसा समझ लो कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारे अलग अलग जगह पे डेटा स्टोर है, अलग अलग चीज़ें स्टोर्ड है, ठीक है। अगर तुम्हें जो तुम्हारी वैल्यू फैच करने में इन तीनों की मदद लग रही है, ठीक है, इन तीनों की मदद लग रही है, मतलब इन डेटाबेस में यहाँ पे भी डेटा स्टोर्ड है, यहाँ पे भी डेटा स्टोर्ड है, यहाँ पे भी डेटा स्टोर्ड है। अब तुम्हें जो चीज़ चाहिए उसके लिए तुम्हें इन तीनों में जो जो डेटा स्टोर है ना उनमें तुम्हें कुछ कुछ ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं और फिर तुम्हारा डेटा बाहर आ रहा है, ठीक है। मैंने कहा सुनने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा उसे ही जॉइन कहते हैं, ठीक है। मतलब मल्टीपल टेबल्स हमारे पास हैं और उसमें से हम हमारे मतलब की चीज़ निकाल रहे हैं, उसमें जॉइन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या है थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ रहा है। तो अगर तुम्हें इस तरीके की डेटा परफॉर्म करना है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें परफॉर्म करनी है अपने डेटा पे, तो तुम्हें सीक्वल की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि वो क्या होता है, वो स्ट्रक्चर्ड, उसमें क्या होता है टेबुलर फॉर्मेट रहता है और उसमें ये जॉइन और यूनियन करना बहुत ही ज़्यादा आसान रहता है, ठीक है। वहीं पे क्योंकि नो सीक्वल जो है इसको तुम ऐसे समझ लो कि इसमें डेटा तुम्हारा जेसन फॉर्मेट में ही रहता है, ठीक है, एक तरीके से ऐसे समझ लो। तो उसमें क्या होता है, उसमें जॉइन और यूनियन ये सारी चीज़ें नहीं लग पाती है, बहुत मुश्किल लगती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कतें आती हैं करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, थर्ड क्वेश्चन भी है। मैंने कहा वो क्या कह रहा है भाई। मैंने कहा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि क्या हमें फिक्स स्कीमा चाहिए। मैंने कहा यार ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। मैंने कहा फिक्स्ड स्कीमा में, मैंने कहा ये तो मैंने तुम्हें फर्स्ट पार्ट में ही बता दिया था कि स्ट्रक्चर्ड और नॉट स्ट्रक्चर्ड में, ठीक है, नॉन स्ट्रक्चर्ड में।
तो वही फिक्स्ड स्कीमा वही है यार कि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो फिक्स, मतलब हमें सिर्फ इतनी ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, हमें स्टार्टिंग में ही पता चल गया। जैसे लॉगिन में हमें साइन अप में जैसे हमारे पास यूज़र नेम है, ईमेल है और पासवर्ड है, हमें स्टार्टिंग में पता चल गया कि हाँ भाई हमें ये 3 चीज़ें चाहिए। तो मतलब क्या कर दिया हमने, फिक्स्ड कर दिया हमारे स्कीमा को कि भाई हमें इन 3 चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है साइन अप के लिए। तो अगर ऐसी सिचुएशंस में हम काम कर रहे हैं ना, तो सीक्वल बहुत ज़्यादा काम आता है हमारे, ठीक है, बिकॉज वो इन्हीं चीज़ों के लिए बना हुआ है, ठीक है। ओके, मैंने कहा कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल की। मैंने कहा ठीक है यार, तो कह रहा है तो सुन ही लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा सीक्वल कहता है कि भाई मेरे पास फिक्स्ड स्कीमा है। मैंने कहा ये प्रॉपर्टीज़ है, तुम इन्हें याद कर लो, क्योंकि अभी फ्यूचर में हम जब DBMS पढ़ा रहे होंगे तो उसमें इसको कवर कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से। अभी के लिए तुम इतना याद कर लो कि सीक्वल क्या होता है। सीक्वल में हम फिक्स्ड स्कीमा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग इज़ सीक्वल बेस्ट होता है वर्टिकल स्केलिंग के लिए। तो मैंने कहा यार, तो तू तो कह रहा वर्टिकल स्केलिंग के लिए, और अभी आई थिंक मैंने पिछली कुछ वीडियो में कहा था तुमसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हॉरिजॉन्टल स्केलिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, तो वहाँ पे क्या हम सीक्वल यूज़ नहीं करते? मैंने कहा करते हैं ये, बट वो सुटेबल है, ठीक है। अगर तुम वर्टिकल स्केल कर रहे हो तो वहाँ पे अगर तुम सीक्वल यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए, ऐसे समझो इसे। ऐसा नहीं है कि वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में काम नहीं करेगी, वो काम ज़रूर करेगी, बट थोड़ा सा दुखदाई हो सकता है तुम्हारा जीवन सेटअप करने पर, ठीक। मैंने कहा अगली चीज़ क्या है? मैंने कहा अगली चीज़ है गुड फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरी। मैंने कहा ठीक है यार, अभी मैंने तुम्हें बता दिया था कि अगर कॉम्प्लेक्स क्वेरी हमें परफॉर्म करनी होती है तो हम लोग सीक्वल यूज़ करते हैं, ठीक है, गुड होती है। मैंने कहा बेस्ट किसके लिए? मैंने कहा बेस्ट है फॉर बैंकिंग एंड ई-कॉमर्स। मैंने कहा क्योंकि वहाँ पे चीज़ें चेंज नहीं होती ना ऑन द गो, ठीक है। बैंकिंग और ई-कॉमर्स के लिए बेस्ट है सीक्वल, ठीक है। अब बात करते हैं नो सीक्वल क्या। मैंने कहा फिक्स्ड स्कीमा तो नहीं है, मैंने कहा क्या है, फ्लेक्सिबल स्कीमा है। मैंने कहा टाइम के साथ तुम चेंज कर सकते हो, ठीक है, ऑन द गो तुम चीज़ें ऐड कर लो, वो तुम्हें मना नहीं करेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा दूसरा क्या है? मैंने कहा फास्ट लुकअप होता है इसमें। मैंने कहा ठीक है यार, ये तो अच्छा लग रहा है सुनने में। मैंने कहा इसको तूने एक्सप्लेन नहीं किया। मैंने कहा आगे एक्सप्लेन करूँगा, यकीन रखो मेरे पे, ठीक है बस, ठीक है। अगली चीज़ होती है, मैंने कहा बेहतरीन है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के लिए, ठीक है। मैंने कहा ओके। मैंने कहा बट एक दिक्कत आती है इसमें। मैंने कहा वो क्या आती है? मैंने कहा यार ये लिमिटेड क्वेरीज को ही सपोर्ट कर पाता है। मैंने कहा इस पर तुम जॉइन और यूनियन नहीं लगा पाओगे, क्योंकि देखो उसके लिए चाहिए होती है फिक्स्ड स्कीमा। इसमें ऐसा हो सकता है कि पहले कुछ डेटा में सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं, आगे कुछ डेटा पे तुमने 4-5 चीज़ें स्टोर कर दी हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, अब इन दोनों के बीच में जॉइन नहीं हो सकता ना, क्योंकि जो जॉइन ऑपरेशन या यूनियन तो फिर भी हो जाएगा। जो जॉइन ऑपरेशंस होते हैं ना, वो तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ इक्वल नंबर ऑफ रोज पे ही मतलब इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स पे ही लगता है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स है दोनों टेबल्स में, तभी तुम ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है, याद रखना ये बात, ओके, समझ गए। अब आगे देखते हैं यार, और सिर्फ मतलब इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स ही नहीं, और उसी के साथ साथ तुम्हारे पास एक कॉमन कॉलम भी होना चाहिए, ठीक है। ये मैं भूल गया था, अभी अचानक से मुझे याद आया कि भाई ये तो तुमने गलत बोल दिया, इक्वल नंबर ऑफ कॉलम तो छोड़ो, उसी के साथ साथ तुम्हारे पास एक कॉमन कॉलम भी होना चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में तुम ज्वाइन परफॉर्म करोगे, ठीक है, समझ गए। आई थिंक अब मैंने करेक्ट कर दिया खुद को। अब बात करते हैं कि हमारे URL शॉर्टनर के लिए कैसे ये हेल्पफुल होने वाला है। मैंने कहा यार हम बना रहे हैं URL शॉर्टनर। मैंने कहा अगर हम बना रहे हैं छोटा वाला, मतलब अगर हमारा स्केल लो है तो उसके लिए तो हमारा सीक्वल काम में आ जाएगा, ठीक है। बट अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़े स्केल में बना रहे हैं, तो हमें वहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, मतलब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को हमें प्रेफर करना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ हम उस टाइम पे नो सीक्वल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम देखते हैं पहले कि हमें स्टोर क्या क्या करना है, ठीक है, चीज़ें हम क्या क्या स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। मैंने कहा ओके। मैंने कहा क्या क्या स्टोर कर सकते हो? मैंने कहा यार एक तो शॉर्ट कोड होगा। मैंने कहा ऑब्वियसली हाँ। मैंने कहा शॉर्ट कोड होगा स्टोर। मैंने कहा उसी के साथ साथ लॉन्ग URL भी स्टोर होगा। मैंने कहा हाँ यार ये भी होना चाहिए, क्योंकि देखो हमारे पास शॉर्ट कोड है, शॉर्ट कोड किसका जनरेट हो रहा है? मैंने कहा शॉर्ट कोड हो रहा है लॉन्ग URL का। मैंने कहा उसी के साथ साथ यूज़र ID भी तो होनी चाहिए, कि भाई यूज़र ने किसने बनाया आखिर, मतलब किसने वो लिंक को जनरेट किया है, वो शॉर्ट URL बनाया किसने, उसके बारे में पता होना चाहिए, यूज़र ID में वो आ जाएगा, ठीक है। उसी के साथ साथ पता होना चाहिए कि वो बना कब था। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा क्रिएट कब है और उसकी एक्सपायरी क्या है? मैंने कहा हाँ एक्सपायरी भी हमें पता होनी चाहिए। मैंने कहा एक्सपायर सेट, ठीक है। मैंने कहा और क्या होना चाहिए? मैंने कहा यार अगर मुझे ये भी पता चल जाए कि कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया है तो इवैल्यूएशन के लिए आसान हो जाएगा ना थोड़ा सा। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तो कर लेते हैं क्लिक्ड एट। मैंने कहा कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया है ये भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। मैंने कहा ओके ओके। मैंने कहा तो क्या इतना काफ़ी है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा हमारा जो डेटाबेस होने वाला है उसमें ये चीज़ें हम स्टोर करेंगे। और मैंने कहा अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सीक्वल के साथ चल ले रहे हैं। मैंने कहा सीक्वल के साथ जा रहे हैं? मैंने कहा ओके। मैंने कहा क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा क्योंकि हम स्केल छोटा मान के चल रहे हैं अभी, क्योंकि स्टार्टिंग में हम छोटे से ही करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सीधा तुम फ्लू फास्ट ऐसे अमेजॉन लॉन्च कर दोगे, ठीक है। अमेजॉन भी पहले बुक स्टोर था, धीरे धीरे ग्रो हुआ था, ठीक है, समझ रहे हो। तो सीक्वल तुमने यूज़ किया है और उसी के साथ साथ हमने किसी को तो प्राइमरी की बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम लोग कहोगे प्राइमरी की क्या होता है, वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे जब डेटाबेस के बारे में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा
इन डेप्थ उसके, ठीक है, क्योंकि वो DBMS का पार्ट है असल में। तो मैंने कहा शॉर्ट कोड को मैं प्राइमरी की बना लेता हूँ अभी के लिए, और हो गया हमारी टेबल में 1 2 3 4 5 6 कॉलम होने वाले हैं। SQL डेटाबेस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा डेटाबेस डिज़ाइन में इतना ही था, तो यहाँ अगले स्टेप की तरफ, क्योंकि डेटाबेस डिज़ाइन में इतना ही था। और अगला स्टेप है यार जनरेशन एल्गोरिथम्स, आई थिंक यही है अगला टॉपिक, हाँ यही था, जनरेशन एल्गोरिथम। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा URL शॉर्टनर बनवा रहे थे, जनरेशन एल्गोरिथम की बात करते हैं कि अब यार जनरेशन एल्गोरिथम में पहली चीज़ तो हमें ये पता होनी चाहिए कि हमारा शॉर्ट कोड होने कितने लेंथ का वाला है। मैंने कहा शॉर्ट कोड की लेंथ यार कितनी होनी चाहिए थी, मैंने कहा शॉर्ट कोड की लेंथ होगी यार, मैंने कहा 6 कैरेक्टर है मान लो। मैंने कहा ठीक है 6 कैरेक्टर्स हैं, ओके। मैंने कहा मेरे पास होते कितने कैरेक्टर हैं जिनकी मदद से मैं शॉर्ट कोड जनरेट कर सकता हूँ या जिनको अपने शॉर्ट कोड में इंक्लूड कर सकता हूँ। मैंने कहा यार हमारे पास एक तो A to Z होता है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा एक A to Z होता है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा एक होता है 0 से 9। मैंने कहा ओके। मैंने कहा ये कितने हैं? मैंने कहा यार ये हैं हमारे 62 कैरेक्टर्स। मैंने कहा ठीक है यार, मैंने कहा 62 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास। तो मैंने कहा टोटल परम्यूटेशंस कितने यार, टोटल कॉम्बिनेशंस कितने बनने वाले हैं? मैंने कहा टोटल कॉम्बिनेशंस 62 की पावर 6 कर लो। मैंने कहा सिंपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, तुम्हें पता ही होगा ये चीज़ कि 62 कैरेक्टर्स को 6 प्लेसेस में रखना है, तो तुम कैसे रख सकते हो, रिपीटेशन अलाउड है। 62 इंटू 62 इंटू 62 इंटू 62 इंटू मतलब ऐसे ही 6 बार, तो 62 की पावर 6 कर दी तुमने। मैंने कहा ओके। मैंने कहा तो ये कितना बनेगा? मैंने कहा यार ये बन जाएगा ना तुम्हारा 52 बिलियन। मैंने कहा 52 बिलियन कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। मैंने कहा 52 बिलियन काफ़ी होंगे? मैंने कहा अभी के लिए तो काफ़ी हो सकते हैं। मैंने कहा हाँ, क्योंकि हम स्टार्टिंग स्लो से कर रहे हैं, ठीक है। तो अप्रोच क्या होने वाली है हमारी? मैंने कहा यार 3 अप्रोच होती हैं, मैं 2 तुम्हें बताऊंगा, तीसरी मैं तुम्हें अगर तुम्हें समझ आ जाएगी तो बता दूंगा, ठीक है, देख लेंगे। तो पहली अप्रोच क्या होती है? मैंने कहा पहली अप्रोच होती है यार हैशिंग वाली। मैंने कहा हैशिंग वाली? मैंने कहा तुम्हें हैशिंग के बारे में तो पता ही होगा, आई थिंक तुम्हें अगर हैशिंग के बारे में पता नहीं है तो तुम्हें वो पढ़ना पड़ेगा, बट मैं तुम्हें अभी के लिए इतना बता देता हूँ। हैशिंग कुछ नहीं होता है यार, एक तरीका होता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक हैश फंक्शन होता है और उसमें से हम कुछ लेटर्स को पास करते हैं, लेटर्स कह लो या वर्ड, मतलब किसी भी लेंथ की तुम स्ट्रिंग पास कर दो इस हैश फंक्शन में से, वो तुम्हें फिक्स्ड नंबर ऑफ वो देगी, फिक्स्ड लेंथ ऑफ हैश कोड प्रोवाइड करेगी, ठीक है। मतलब तुम कितनी बड़ी स्ट्रिंग दे दो, कितनी छोटी स्ट्रिंग दे दो, वो देगी तुम्हें, और जो आउटपुट में आएगा वो फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का ही होगा, ठीक है। तो मैंने कहा हमने क्या करा, मैंने कहा जो भी तुम URL है उसको पकड़ो और भेज दो इसके अंदर, हैश फंक्शन के अंदर। वो कुछ हैश कोड जनरेट करेगी और हम उसके स्टार्टिंग के 6 कैरेक्टर्स ले लेंगे। मैंने कहा ओके। मैंने कहा ये तो कुछ गलत नहीं लग रहा तेरे को कि यार तू सिर्फ हैश कोड के 6 कैरेक्टर उठा ले रहा है स्टार्टिंग के? तो हाँ, मैंने कहा इसमें एक प्रॉब्लम है जो कि है कोलिजन की। मैंने कहा इसमें कोलिजन हो सकता है। मैंने कहा ऐसा हो सकता है कि जो 2 डिफरेंट URL थे ना, जो URL थे उनके लिए जो इनने हैश जनरेट किया उसके स्टार्टिंग के 6 कैरेक्टर सेम हो। मैंने कहा ऐसा हो सकता है। तो मैंने कहा इसमें हमारा एक ड्रॉबैक है कि हमें इसमें कोलिजन को भी चेक करना पड़ेगा, कोलिजन टेस्टिंग हमें करनी पड़ेगी, ठीक है, ऑन द उसी टाइम पे हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि भाई ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि डेटाबेस में पहले से इस हैश कोड के लिए एक URL अवेलेबल है। अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा से रीजनरेट करवाएंगे वो इस चीज़, ठीक है, समझ गए। ये पहली अप्रोच है। अब मूव करते हैं सेकेंड अप्रोच की तरफ, ठीक है यार। अब बात करते हैं अप्रोच 2 की, ठीक है। तो मैंने कहा जो अप्रोच 2 है ना मेरी, वो उसमें क्या करने वाला है। मैंने कहा इसमें हम क्या करते हैं ना, पहले ही बहुत सारे कैरेक्टर्स को, पहले ही बहुत सारी स्ट्रिंग्स को, ठीक है, जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग कोड्स जनरेटेड। मैंने कहा ओके। मैंने कहा 60 स्ट्रिंग कोड्स हमने पहले से जनरेट करके एक डेटाबेस में रख दिया, ठीक है। KGS कह दिया उसे हमने, की जनरेशन स्टोरेज, कुछ इसी टाइप का समझ लो, ठीक है। मैंने KGS बोल तो दिया फ्लो में, इसका फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैंने कहा एक डेटाबेस में हमने उसको रख दिया है बहुत सारे शॉर्ट कोड जनरेट करके, ठीक है। और ये पैरेलली करे हैं हमने, ठीक है, बहुत सारे शॉर्ट कोड जनरेट कर दिए। अब क्या करा, हमने इनको स्टोर कर दिया डेटाबेस में और उसको हमने कह दिया की डेटाबेस। की डेटाबेस से क्या मतलब है, मतलब कीज़ को स्टोर किया है जिस डेटाबेस में, वो उसको कह दिया, ठीक है। हमने कहा अब जब हमारे पास यूज़र आया, ठीक है, यूज़र आया, यूज़र ने जनरेट किया कुछ या शॉर्ट कोड को जनरेट किया, तो हमने क्या किया, हमारे की डेटा की KGS में से एक शॉर्ट कोड को बाहर निकाला, ठीक है, ये आ गया शॉर्ट कोड, इसको मैप करा लॉन्ग URL से, ओके, और हमारे मेन डेटाबेस में स्टोर कर दिया जिसमें हमने मैपिंग स्टोर करी है, और हो गया हमारा काम। मैंने कहा हैं, हो गया? मैंने कहा हाँ, क्योंकि देखो ना ऐसा ही तो करना है हमें, हमने पहले ही बहुत सारी स्टोरेज, मतलब बहुत सारी स्ट्रिंग्स बना के रख ली है, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें एक दिक्कत है कि हमारे पास स्टोरेज थोड़ी ज़्यादा लग रही है बिकॉज हम पहले ही स्टोर करके रख ले रहे हैं। लाइक हैशिंग में तो जैसे हम उसी टाइम ऑन द टाइम, मतलब उसी टाइम पे हम जनरेट कर रहे थे हैशिंग में, बट इसमें क्या कर रहे हैं, हम पहले से ही स्टोर करके रख ले रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हमारा डेटा वेस्ट हो रहा है, ठीक है। बट उसी के साथ साथ यहाँ पे देखो ना, हमारी लेटेंसी बहुत कम हो जाएगी,
ठीक है, एकदम रिस्पॉन्स क्विक आएगा क्योंकि हमारे पास पहले से जनरेटेड है, हमने बस एक उठाया, उसको मैप किया और यूज़र को वापस भेज दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक बेस्ट अप्रोच है मेरे हिसाब से तो, ठीक है। मैंने तो यही अप्रोच को बेस्ट समझा। और उसी के साथ साथ एक और काम हमें करना पड़ेगा इस केजीएस में ना, जब तुम लोग शॉर्ट कोड से लॉन्ग यूआरएल को मैप कर दोगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस की को बोलेंगे कि भाई ट्रू, मतलब हो गया भाई ट्रू। और ये क्या हो रहा है मेरे, ठीक है, ट्रू कह देंगे हम कि भाई अब इस की को तुम दोबारा मत बुलाना, इसको तुम तभी बुलाना जब यूज़र एक्सपायर कर देगा इसको, ठीक है। जब यहाँ पे से चीज़ें एक्सपायर हो जाएंगी तभी तुम इसको बुला लेना, ठीक है। मैंने कहा ओके, मैंने कहा समझ आ गया, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ये सही चीज़ है। मैंने कहा तो ये अप्रोच बेस्ट है स्ट्रिंग जो भी जनरेशन एल्गोरिथम थी, तो यही सेकंड अप्रोच है यार। तीसरी अप्रोच आई डोंट थिंक सो इतनी हेल्पफुल है, बिकॉज उसमें क्या करते हैं हम इनकोडर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम रहने ही देते हैं, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो तीसरी अप्रोच में बेस इनकोडर है, बेस्ट अप्रोच यही है कि तुम पहले से कुछ स्ट्रिंग्स को जनरेट करके साइड में रख लो, और जैसे ही यूज़र भेजे, मतलब रिक्वेस्ट डाले, वैसे ही तुम ऑन द गो वहाँ से निकाल लो एक रिक्वेस्ट, उसके साथ मैप कर लो लॉन्ग यूआरएल और यूज़र को वापस भेज दो कि भाई ये लो तुम्हारा काम हो गया, और उस केजीएस में जाके ट्रू कर देना, लेकिन बस उसके आगे, ठीक है, ये मत भूलना। तो समझ गए, आई थिंक इतना काफ़ी है। तो यार मेरे हिसाब से आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा आज की वीडियो में, बिकॉज बहुत है, ठीक है, ओके। और हमने सीख भी लिया पूरा का पूरा बनाना। अब मैं तुम्हें एक फाइनल हाई लेवल डायग्राम दिखा देता हूँ, ठीक है, हाई लेवल डायग्राम दिखा देता हूँ यूआरएल शॉर्टनर का, ठीक है। और जितनी चीज़ें हमने अभी तक ऊपर से नीचे तक पढ़ी वो सारी की सारी इसमें हमने इंप्लीमेंट कर दी है, तो फाइनल हाई लेवल डायग्राम यही रहने वाला है। और रही बात, आई थिंक मैंने एक दो स्टेप स्किप कर दिए हैं, वो मैंने इसलिए स्किप करे हैं बिकॉज उनकी अभी उतनी नीड नहीं है, ठीक है। जो ये हमारा यूआरएल शॉर्टनर है इसमें उतनी नीड ही नहीं है, ठीक है। स्केलिंग और एज केसेस की अभी इसमें नीड नहीं है, बिकॉज अगर मैं उन्हें भी बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी, बिकॉज उनके लिए हमें पहले कुछ टर्म्स को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ टर्म्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। अब तू कहेगा भाई तूने टर्म्स वाली वीडियो में क्यों नहीं बताया, मैंने कहा उसमें एक वीडियो में सब कुछ कवर नहीं कर सकता ना, यही तो बात है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं फटाफट से तुम्हें हाई लेवल डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, एंड देन हम इस वीडियो को रैप अप करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो हाई लेवल डायग्राम यार वही है जो मैंने तुम्हें पहले बना के दिखाया था एसएल में। क्लाइंट होता है और मैंने कहा यार एक सीडीएन लगा लेते हैं। सीडीएन क्यों लगाना है, मैंने कहा ताकि अगर मान लो सर्वर हमारे दूर है, यूज़र हमारा अलग जगह है, तो सीडीएन क्या करेगा, लेटेंसी कम करने में मदद करेगा, बिकॉज मैंने तुम्हें सीडीएन के बारे में पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है, ठीक है। मैंने कहा सीडीएन लगा दिया, मैंने कहा एक चीज़ और लगा रहे हैं यहाँ पे, मजे से अभी मत पूछ रहा कि इसका क्या होता है, मैंने कहा एक रेट लिमिटर भी लगा लो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि भाई डीडॉस अटैक हो रहा है हम पे, ये नहीं होने देना है। तो इसके लिए हमने क्या करा, एक रेट लिमिटर लगाया। ये देखो मैं जो तुम्हें कह रहा था ना कि मैं अभी तुम्हें नहीं बता रहा हूँ स्केलिंग द सिस्टम, तो उसी में ये रेट लिमिटर भी आता है। तो इसलिए इन चीज़ों के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा लोड बैलेंसर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, रेट लिमिटर, कैशे, हर एक चीज़ को मैं बहुत ही डीप जाके, ठीक है, मतलब पार्ट्स में तोड़ के तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है, ओके। तो रेट लिमिटर लगाया, फिर मैंने कहा यार लोड बैलेंसर, मैंने कहा इसके बारे में तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया, मैंने कहा इस एक वीडियो बनाऊंगा लोड बैलेंसर पे भी, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें बहुत सारी एल्गोरिथम्स होती है, ठीक है, जैसे राउंड रॉबिन फैशन होता है, मैंने तुम्हें बताया। तो उन चीज़ों को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। लोड बैलेंसर होता है, ठीक है, फिर इससे क्या होता है, बहुत सारे ऐप सर्वर्स जुड़े होंगे, ठीक है। मैंने कहा ओके, मैंने कहा ऐसे ही होंगे ऐप सर्वर, ठीक है, ऐप सर्वर, मैंने कहा ओके। मैंने कहा अब, मैंने कहा यार इनसे कनेक्टेड होगा कैशे, मैंने कहा कैशे के बारे में हमने बात करी है पहले, ठीक है। मैंने कहा कैशे ये रहा, मैंने कहा या तो कैशे मिस हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा अगर कैसे मिस होगा तो हम प्राइमरी डीबी के पास जाएंगे, मैंने कहा प्राइमरी डीबी क्यों लिख रहा है, मैंने कहा ये चीज़ें मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ, आगे इन द सेंस मतलब नेक्स्ट वीडियोज़ में आगे बताऊँगा। प्राइमरी डीबी है, मैंने कहा प्राइमरी डीबी के साथ हमें ड्यूरेबिलिटी भी रखनी थी, तो मतलब हमें रेप्लिकेशन भी करना पड़ेगा, तो मैंने कहा यहाँ पे कुछ होंगे रेप्लिकेटेड डीबी, ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हो रीड रेप्लिका, ठीक है। मैंने कहा तूने यार इनको क्यों नहीं एक्सप्लेन किया, मैंने कहा यार इनको अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं तुम्हें, क्योंकि एक दो चीज़ें हैं जो मुझे पहले तुम्हें बतानी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं तुम्हें वो चीज़ें अभी नहीं बता रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अभी सिर्फ हाई लेवल डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहे रीड रेप्लिका, मैंने कहा रीड रेप्लिका, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता देता हूँ क्या होता है। मैंने कहा जैसे हमारे पास एक डेटाबेस है, ठीक है, ओके। मैंने कहा अगर ये ख़राब हो गया, अगर हमारे पास सिर्फ एक डेटाबेस होगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, मतलब मेरा सारा डेटा लॉस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं टेक्निक जिसको कहते हैं रेप्लिकेशन। मैंने कहा उसमें क्या होता है, मैंने कहा इस डेटाबेस में जो भी डेटा है इसको दो तीन अलग अलग डेटाबेसेस में एक साथ स्टोर कर लो, ठीक है। इस पर तुम राइट करना, और जब तुम इस पर राइट करोगे तो इन सारे डेटाबेसेस को भी बता देना कि भाई हमें अपडेट होना है, ठीक है। तो वही तुम कह सकते हो रीड रेप्लिकास। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, सारे राइट ऑपरेशन इस प्राइमरी डीबी में जा रहे हैं, और वही ऑपरेशन इनमें भी अपडेट हो रहे हैं बाद बाद में, ठीक है। मैंने कहा ओके, तो मैंने कहा इतना ही है, मैंने कहा इतना ही है हाई लेवल डायग्राम यूआरएल शॉर्टनर का। इस ऐप सर्वर के अंदर इस ऐप सर्वर के अंदर ही एल्गोरिथम है शॉर्ट कोड जनरेशन की।
तो आई होप यार तुम्हें समझ आ गया होगा, और इन टेक्निक की मदद से तुम किसी का भी डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े और डीप डाइव करेंगे ये रेट लिमिटर पे, लोड बैलेंसर्स पे, इन सब पे हम लोग और डीप डाइव करने वाले हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग शायद से रेट लिमिटर, लोड बैलेंसर, इन सब के बारे में बातचीत करेंगे। तो अगर तुम्हें कोई भी सजेशन देनी हो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। और तब तक के लिए, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।